बच्चों, आज हम बात करेंगे फूड स्टफ्स के बारे में। तो फूड स्टफ्स जो होते हैं, मतलब जो खाना हम खाते हैं, ये भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो अवशोषित होने के पश्चात प्राणी को हानि पहुंचाए बिना प्राणी की वृद्धि, उत्तकीय मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो भोजन जो हम खाते हैं वो हमारी सारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो रोल ऑफ फूड हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी दैनिक क्रियाएं होती हैं उनकी ऊर्जा की आपूर्ति करना, शरीर को वृद्धि और मरम्मत का कार्य करना, भोजन के उपापचय से शरीर को ताप की आपूर्ति करना, भोजन कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जैसे विटामिन्स और शारीरिक क्रियाएं, उनको नियंत्रित करना, ये सभी जो है भोजन से के महत्व हैं। और खाद्य पदार्थों का यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण उनके कार्य के आधार पर कर सकते हैं। तो पहले यदि हम कार्य के आधार पर करें तो कुछ खाद्य पदार्थ एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं उन खाद्य पदार्थों से के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ वृद्धि और मरम्मत का कार्य करते हैं। तो इसका उदाहरण है प्रोटीन और खनिज। कुछ नियामक होते हैं, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उनको हम नियामक कहते हैं। तो उनके एग्जाम्पल हैं विटामिन्स और खनिज। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। यदि हम केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर बात करें तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके के खाद्य पदार्थों में कर सकते हैं। नाइट्रोजन घटक के आधार पर, यदि वो नाइट्रोजन बेस्ड उनका मतलब उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है, और या फिर कार्बनिक एक मिनट। तो यदि हम केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे उसको हम क्लासिफाई करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और खनिज में वर्गीकृत कर सकते हैं। और यदि हम नाइट्रोजन घटक के आधार पर देखें तो जो नाइट्रोजन युक्त हैं वो है प्रोटीन का, और नाइट्रोजन जो है वाली वसा या कार्बोहाइड्रेट, और जो नॉन नाइट्रोजनस है वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बन के घटक के आधार पर यदि हम बात करें तो कार्बन के घटक के आधार पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और अकार्बनिक पदार्थ हैं जल और खनिज। तो सबसे पहले हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बारे में हम जानेंगे। तो ये कार्बन और वाटर के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इनका मूलानुपाती सूत्र होता है CnH2O होल N, यानी जितने कार्बन के वो होते हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 पाया जाता है, इसीलिए हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। So carbohydrates are organic compounds that contain carbonyl group, namely aldehyde or ketone, in addition to 2 or more alcohol groups that yield such compound on hydrolysis। ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनको फिर से हम यदि क्लासीफाई करें तो ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको जल में अपघटित नहीं किया जा सकता, और इनमें कार्बन की संख्या के आधार पर इनको कई तरह के उसमें डिवाइड किया गया है। जैसे 3 कार्बन श्रृंखला वाले ट्रायोज, 4 कार्बन श्रृंखला वाले टेट्रोज, 5 श्रृंखला वाले पेंटोज, 6 श्रृंखला वाले हेक्सोज, और इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो दूसरी तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो 2 से 10 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। तो यदि 2 सेकेराइड की मोनोमर यूनिट जो है वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ती है
और इस तरह से यदि 2 सैकेराइड्स हैं तो हम उन्हें डाइसैकेराइड कहते हैं। 3 सैकेराइड्स, 3 मोनोमर्स हैं तो उन्हें हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। 4 मोनोमर्स हैं तो उसे हम टेट्रासैकेराइड, 5 मोनोमर्स हैं तो पेंटासैकेराइड। इस तरह से ये ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। तो जो डाइसैकेराइड्स हैं उनमें जो 2 मोनोमर यूनिट होती है उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से बनता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है। और भी जो सैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। नाउ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें जो कि इनमें बहुत सारी 10 से भी ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होती है और ये जल में अघुलनशील होते हैं। और इसमें शर्करा जो है वो संग्रहित शर्करा के रूप में होती है। पॉलीसैकेराइड का जो जल अपघटन केवल तब होता है जब उसमें शर्करा की कमी हो जाती है। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो शाखित होते हैं और रेखीय होते हैं, और मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। होमो पॉलीसैकेराइड यानी कि जिसमें होमो यानी सेम मोनोमर यूनिट्स होती हैं तो उन्हें हम होमो पॉलीसैकेराइड कहते हैं, और हेट्रो पॉलीसैकेराइड यानी जिनमें डिफरेंट पॉलीमर यूनिट्स होती हैं उनको हम हेट्रो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो होमो पॉलीसैकेराइड जो है उसके एग्जाम्पल है स्टार्च, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। और हेट्रो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल्स हैं काइटिन, हेपेरिन, कॉन्ड्राइटिन, सल्फेट, रक्त समूह के एंटीजन। नाउ कार्बोहाइड्रेट के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं? इसका सबसे मुख्य फंक्शन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शुद्धापूर्ति में सहायक होता है, संचित भोजन के रूप में का मुख्य स्रोत है। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर हो जाती है तो भोजन में उपस्थित प्रोटीन को उत्पादन हेतु काम में नहीं लिया जाता। परिणामतः संपूर्ण प्रोटीन को देह बिल्डिंग हेतु काम में लिया जाता है। अधिकांश अनावश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण कार्बोहाइड्रेट उपापचय के मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में होता है। तो इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य फंक्शंस हैं। नाउ हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है उसको प्रोटीओज से लिया गया है। ये प्राथमिक महत्व या प्रथम श्रेणी के हैं, इसलिए इनको प्रोटीन या प्रोटीओज कहा जाता है। और इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इसलिए इसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फाइड ये सभी प्रकार के जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में फेरस भी पाया जाता है। प्रोटीन जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और अमीनो अम्ल जो है वो इसकी संरचनात्मक इकाई है। ये लंबे कार्बनिक श्रृंखलाओं वाले यौगिकों जो होते हैं जिसमें कि एक अमीनो अम्ल का COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमोनिया समूह के साथ में मिलकर के बंध बनाता है, जिसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। और किसी भी अमीनो अम्ल में ये 2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम RCH COOH NH2 या RCH C के ऊपर NH2 इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो अमीनो अम्ल जो हैं जो कि प्रोटीन की इकाई हैं उनको हम 4 तरह की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय, क्षारीय और 3 तरह के उसमें विभाजित कर सकते हैं। तो उदासीन जो अमीनो अम्ल हैं में एक NH2 समूह और एक COOH समूह पाया जाता है, और इसको फिर हम 3 में विभाजित करते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक और सल्फर युक्त। एलिफेटिक में ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन पाया जाता है। एरोमेटिक में टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन होता है। और सल्फर युक्त जो है उसमें सिस्टीन, मिथायोनिन और सिस्टाइन पाया जाता है। और हाइड्रोक्सी अमीनो अम्ल जो है उसमें सेराइन, थ्रियोनिन और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं उसमें हिस्टिडाइन
प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन पाया जाता है। दूसरी तरह के जो अमीनो अम्ल हैं एसिडिक अमीनो अम्ल, उनमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, और क्षारीय अमीनो अम्ल जो है उसमें लाइसिन पाया जाता है। अब अमीनो अम्ल जो हैं उनमें से जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनको हमें बाहर से लेना होता है, उनको हम असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी प्राणी खुद संश्लेषित कर सकता है, तो उसे हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स का ये टेबल फॉर्म में आप लोगों को दिया गया है। और नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण जो है अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। तो दो अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध के द्वारा जो है डाइपेप्टाइड बनते हैं, ट्राइपेप्टाइड बनते हैं, और कई सारे पेप्टाइड बन के पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है वो है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो होते हैं, इन प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्लों के द्वारा होता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लोबिन है, हिस्टोन है, कोलेजन है, केराटिन है, इलास्टिन है। दूसरी तरह के अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड्स कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड नहीं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। और इन प्रोटीन में दूसरे नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। और तीसरी तरह के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिराइव्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। ये प्रोटीन जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, इनका निर्माण पाचन के दौरान होता है, और इनको इसलिए व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं वो उपापचय की मध्यवर्ती प्रावस्थाएं होती हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं? प्रोटीन जो है वो एंजाइम प्रकृति के होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित अधिकांश हार्मोन्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हीमोग्लोबिन जो कि हमारा ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, वो गैसों का विनिमय करता है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। रक्त प्लाज्मा में इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्राणी की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो आवश्यकता होती है वो भी प्रोटीन की होती है। प्रोटीन से ऊर्जा और ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है। प्रोटीन संरचनात्मक प्रकार के होते हैं, जैसे मायोसिन, कोलेजन, केराटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन जीन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इस तरह से प्रोटीन का जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य होता है, क्योंकि ये जो है शरीर के बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।